वेलकम माई क्यूरियस फेलोज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 स्टेट्स पर मुश्तमिल एक कंट्री है। इस मुल्क ने 4 जुलाई 1776 में इंडिपेंडेंस हासिल की। तो इंडिपेंडेंस कैसे हासिल की? ब्रिटिश से। और ये जो डिफरेंट कॉलोनीज थी, कुछ फ्रेंच थी, कुछ स्पेनिश थी, क्योंकि उन दिनों कॉलोनियलिज्म का पीरियड था। तो ये अमेरिका पूरा का पूरा कॉलोनाइज था, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के अंडर में आता था। और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ ने मिलकर एक पेपर साइन किया जिसे कहा जाता है कि फ्रीडम पेपर ऑफ अमेरिका। तो क्या रीज़न थी कि इन स्टेट्स ने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल शुरू की? फर्स्ट ऑफ ऑल के फ्रेंच और ब्रिटिश के दरमियान वॉर चल रही थी बड़े अरसे से, और इस वॉर के सिलसिले में जो ब्रिटिश की हालत थी वो एक मुआशी तौर पर बदहाली थी। मुआशी तौर पर वीक होने की वजह से उन्होंने इस मसले का हल ये निकाला कि इन कॉलोनीज़ के ऊपर स्ट्रॉन्ग टैक्सेस लगा दिए जाएं, और इन टैक्सेस से जो भी पैसा हासिल होगा वो जाकर फ्रेंच से वॉर किया करते थे, और वो इस तरह से अपनी मुआशी बदहाली को दूर किया करते थे। तो जितनी भी कॉलोनीज़ थी ये तमाम पीसी हुई कॉलोनीज़ थी। कॉलोनियल एम्पायर्स आती यहाँ पर और यहाँ से पैसा लेकर वापस चली जाती थी। उनका मकसद इनको कोई सहूलियात फराहम करना नहीं था। तो इस वॉर की वजह से एक तो ब्रिटिश ने एक काम ये किया कि टैक्स इंक्रीज कर दिया। तो टैक्स इंक्रीज होने की वजह से इन कॉलोनीज़ ने इसको जो रिटेलिएट किया, रिबेलियस सिचुएशन क्रिएट की कि हम ये टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि ये जो टैक्स है ये हमारा खून चूस रहा है, इनसे छुटकारा हासिल किया जाए। दूसरी बात कि स्टेट्स कुछ भी ओन नहीं करती थी। स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं थी। स्टेट्स ओन नथिंग। इसका मतलब यह था कि हर चीज़ कॉलोनियल एम्पायर्स की मंशा के मुताबिक हो जाती थी, और इनको कोई राइट नहीं था कि जो अपने मुताबिक ज़िंदगी जी सकें। वो लूट मार करके चले जाते थे और इनका खून चूसते थे, बदले में इनको कुछ नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से जो इनकी साइकी थी अमेरिकन पीपल की, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इनसे आज़ादी हासिल करें। स्लेवरी उरूज पर थी। अफ्रीकन पीपल को बाई शिप अमेरिका के अंदर पहुंचा दिया जाता था और इनसे काम लिया जाता था। और एक दूसरी बात जो थी, ये जो स्लेवरी थी, इस स्लेवरी ने तमाम कॉलोनियल पावर को बहुत हद तक फ़ायदा दिया है, क्योंकि स्लेव की कोई ज़िंदगी नहीं होती थी, ना उसे जीने का हक था, ना ही उसे अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक बसर करने का हक था। तो ये वजूहात थी जिनकी वजह से ये जो 13 कॉलोनीज़ थी, इन्होंने मिलकर एक फ्रीडम पेपर साइन किया कि हम इनसे आज़ादी ले लेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ये 13 कॉलोनीज़ थी कौन सी। तो इनको डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों के अंदर। न्यू इंग्लैंड की 4 कॉलोनीज़ थी, 4 स्टेट्स थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैसाचुसेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड न्यू हेमिस्फीयर, और जो थर्ड थी वो रोड आइलैंड। चौथी जो न्यू इंग्लैंड की कॉलोनीज थी वो थी कनेक्टिकट। ये 4 कॉलोनीज थी न्यू इंग्लैंड की। और जो 4 स्टेट्स और थी वो मिडिल अटलांटिक की थी। मिडिल अटलांटिक में कौन सी थी? वो
नंबर 1 न्यूयॉर्क, नंबर 2 पेंसिल्वानिया, नंबर 3 न्यू जर्सी, नंबर 4 दिलावेयर। ये जो 4 स्टेट्स थी, कॉलोनीज थी, ये मिडिल अटलांटिक थी। और अब आते हैं सदर्न कॉलोनीज के ऊपर। सदर्न कॉलोनीज टोटल 5 थी, और ये 5 जो थी, इनमें सबसे पहले मैरीलैंड, नंबर 2 वर्जीनिया, और नंबर 3 नॉर्थ कैरोलिना, नंबर 4 साउथ कैरोलिना, और 5 जॉर्जिया। ये हो गई 13 कॉलोनीज। ये जो 13 स्टेट्स थी, इन्होंने मिलकर फ्रीडम पेपर साइन किया था। अब फ्रीडम पेपर के साइन करने से का मकसद से मुराद ये नहीं है कि इनको 1776 के अंदर आज़ादी मिल गई थी। इन्होंने मिलकर एक फोर्स बनाई, जिनका सरबराह था, इन्होंने बनाया जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर सर्व कर चुके थे पहले। अब वो रियासत वर्जीनिया के रिहायशी थे। ये रियासत वर्जीनिया के रिहायशी जर्नल ने लीड किया था ये जो फोर्स थी, इंडिपेंडेंस फोर्स जो अमेरिका की बनी थी इन 13 कॉलोनीज की मिलकर, उनको लीड करने वाले थे जॉर्ज वाशिंगटन। 7 साल के मुसलसल जदोजहद के बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है सितंबर 3, 1783। इस ट्रीटी ऑफ पेरिस के साइन होने के बाद ये 13 कॉलोनीज आज़ाद हो जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये 50 स्टेट्स कैसे बन गई। तो 50 स्टेट्स, ये जो आज़ादी हुई, ये तो 13 कॉलोनीज थी उस वक्त। इनमें से कुछ बाद में कुछ परचेज की गई और कुछ अनेक्स्ट की गई। जो परचेज की गई उनमें बताऊं, लाइक जो मैक्सिकन स्टेट्स थी कुछ, उनमें मैक्सिकन स्टेट्स और फ्रेंच कॉलोनीज। जिनमें लुजियाना, ये ट्रीटी साइन हुई थी नेपोलियन से, खरीदी गई 1803 के अंदर, यूएसए ने खरीदी, और कुछ अनेक्स्ट की गई। नेक्स्ट लाइक जिस तरह से टेक्सास को अनेक्स्ट किया गया, और हवाई को। परचेज होने वाले में से मैक्सिकन, फ्रेंच और इलास्का भी, जो कि रशिया से खरीदा गया था, वो भी परचेज किया गया था। अब ये इस वक्त अमेरिका 50 स्टेट्स रखता है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होने के बाद अब हम आगे चलते हैं नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह से हर कंट्री जब वजूद में आती है तो उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, जिसकी बुनियाद पर एक गवर्नमेंट रन करती है कि अगर आया इसका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किस टाइप का होगा, और गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव होगा वो कौन होगा, क्या इसकी लेजिस्लेशन होगी, जुडिशरी का क्या फंक्शन होगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, और कौन कौन से राइट्स
उस कंट्री के रिहायशियों को दिए गए हैं, और कंट्री बदले में कौन सी लॉयल्टीज मांग रही है। स्टेट्स जो भी होती है वो कुछ राइट्स देती है, तो कुछ उसके जो रहने वाले होते हैं उनके ऊपर ड्यूटीज़ होती हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये कम्प्लीटली डिस्क्राइब करता है इन तमाम फैक्ट्स को, इन तमाम बातों को। तो अब ट्रीटी ऑफ पारिस साइन होने के बाद ये नहीं कि हालात ठीक हो गए, हालात अभी ख़राब थे, क्योंकि रिवोल्यूशन के बाद की जो सिचुएशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। ये जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस थी इसे तारीख़ में अमेरिकन रिवोल्यूशन कहा जाता है। अब रिवोल्यूशन के बाद जो सिचुएशन थी उनमें सबसे पहला जो मेन मसला था कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम किया जाना चाहिए। तो इसके लिए डिफरेंट स्टेट से डेलीगेट्स बुलाए गए। और रिवोल्यूशन के बाद जो और मसाइल थे, इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो ख़राब थी अमेरिका की। दूसरा डेट था, ये जो इन्होंने वॉर की ब्रिटिश के साथ, तो फ्रेंच और डिफरेंट और यूरोपियन कंट्रीज से इन्होंने कर्ज़े लिए, और जो कर्ज़े लिए तो कर्ज़े वापस करने थे। उन वापस करने के लिए एक मुसवदे की ज़रूरत थी कि किस तरह से डिफरेंट स्टेट से टैक्स कलेक्ट किया जाए और इसको जो कंट्रीज से जिनसे डेट लिया गया उनको पे किया जाए। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स से, रिवोल्यूशन के बाद हर कंट्री के अंदर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं कि किस तरह से कंट्री को गवर्न किया जाएगा और किस तरह की पार्टीज होंगी, इलेक्शंस होंगे, क्या सिस्टम होगा। ये सारा पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो थे वो अमेरिका के अंदर भी थे। तो जाते जाते जाहिर सी बात है जो भी कॉलोनियल पावर होती है वो गुस्से में आकर कुछ ना कुछ करके जाते हैं। तो ब्रिटिश ने इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो इम्पोज कर दी। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से इनके ऊपर सम रिस्ट्रिक्शंस थी, जिसकी वजह से इनको मसाइल दरपेश थे। और इनका और मसला था स्लेवरी अमेरिका के अंदर बहुत हद तक फैली हुई थी। ऐसा समझ ले कि अमेरिका की जड़ों के अंदर फैली हुई थी। इवन 1960s तक अब स्लेवरी रही है। तो स्लेवरी जो था वो अमेरिका का सबसे बड़ा मसला था। फिर जाने के बाद ब्रिटिश के थोड़ा सा अर्सा स्लेवरी कंट्रोल में रही। फिर जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाई, कॉटन क्रॉप हुई, तो फिर से जो स्लेवरी में इजाफा हुआ और 19वीं सेंचुरी के अंदर स्लेव ब्रीडिंग करवाई जाती थी अमेरिका के अंदर। तो ये जो मसला था ये भी रिवोल्यूशन के बाद बहुत अहम मसला था, इसके बारे में भी सोचना था। और वीमेन राइट्स का भी मसला था, वीमेन को कौन कौन से राइट्स दिए जाएँ, एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाई जाए। पहले तो ब्रिटिश के होने जब तक थे वहाँ सिर्फ तंबाकू की काश्त की जाती थी या थोड़ी बहुत और काश्त की जाती थी, तो इनको आज़ादी नहीं थी। अब इनको आज़ादी मिल चुकी है तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाई जाएँ, एग्रीकल्चर राइट्स जो वो बनाए जाएँ और उसके मुताबिक रन किया जाए। ये जो थी ये रिवोल्यूशन के बाद के जो मसाइल थे। सबसे बड़ा मसला कॉन्स्टिट्यूशन था। कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो ये सिचुएशन सारी कंट्रोल हो पाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन 1787 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था इसका जो सबसे पहला तमहीदी था लाइन थी वो थी वी द पीपल।